आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का डिस्कशन करेंगे और उसके एप्लीकेशन का। हमने जो पिछले लेक्चर थे 5 उसमें आपको बायो सेवर्ट लॉ और उससे जो डेरिवेशन रिलेटेड थे, जिसमें मेन डेरिवेशन आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सिखाया था निकालना। ठीक है, अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ और उससे जो डेरिवेशन है 3 सिलेबस में वो करेंगे। तो आप हेडिंग डालें एम्पियर सर्कुलर लॉ, हमने यहाँ पर लिख दिया है ये, ठीक है ना। तो लिखे नीचे, हाँ नोट करें जल्दी। हाँ देखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में बी लिख दें कैपिटल और वेक्टर लगा दें, अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, line integral of magnetic field B around any closed curve is equal to mu naught times the net current I, थ्रेड होता है ना, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया enclosed by the curve, threading through the area enclosed by the curve B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हम आई को लिख देते हैं कभी कभी इन, आई भी लिख सकते हैं आई और या आई नेट भी लिख देते हैं, मतलब उसके जो अंदर होगा, बल्कि आप इन की जगह आई नेट लिख लें। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, ये साइन क्लोज्ड इंटीग्रेशन का है, नहीं ये उसी में है, वो आपको समझ में आया एम्पियर, हाँ गॉस थ्योरम की तरह है, हाँ बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है ना। तो समझ गए ना, बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है, एनालॉगस माना जाता है गॉस लॉ के। लेकिन वहां पर गॉस लॉ में कौन सा इंटीग्रल था, गॉस लॉ क्या था बताओ, फार्मूला ही बता दो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम अभी लिख रहे हैं फिर इसको हटा देंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या था बोलो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, हाँ सरफेस इंटीग्रल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बोलेंगे बोलो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं वो क्लोज्ड, अभी क्लोज्ड, एक मिनट हम क्लोज्ड अभी बना के दिखा रहे हैं आपको। देखो पहली बात ये समझ लें कि इसका प्रैक्टिकल डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको बता दे रहे, 2-3 लाइन में आप समझ जाएंगे कि कैसे आ जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर पहले एक बात देख लें, यहाँ पर जो करंट होगी, जैसे मान लो ये 3 एम्पियर करंट है, ठीक, और इस वायर में करंट 2 एम्पियर है, ध्यान दें बात पर। एक और हम वायर ले रहे हैं, इसमें करंट 1 एम्पियर, इसमें अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है। अगर हम क्लोज्ड, ये सर्कुलर है, आप स्टेटमेंट पढ़ें जरा, ऊपर क्या लिखा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व। ये 3D में, ये स्फेरिकल बॉडी में नहीं है, क्लोज्ड 3D में नहीं है, ठीक है ना, क्लोज्ड कर्व है, यानी लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल समझते हैं ना, अरे कूलम्स लॉ में किया था, चलो अभी समझ में आएगा। देखो ये 3 एम्पियर है, अगर आप इसको क्लोज करते हैं, ये क्लोज का मतलब आप समझ गए होंगे, डॉटेड पोर्शन बोर्ड के अंदर और ये बाहर, बस कवर करना है। लाइन इंटीग्रल है, सरफेस नहीं इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल मतलब लेंथ वाइज बनेगा, समझ गए ना। जैसे वायर होता है ना, तो वायर को ऐसे राउंड लगा दो, समझ में आ रही ना बात। जरूरी नहीं सर्कुलर हो, एम्पियर सर्कुलर लॉ कोई भी शेप में हो वैलिड है। बताओ करंट कितनी लेंगे इसमें,
इस लूप में, फर्स्ट लूप में 3 एम्पियर, यहाँ 3 है, ओके ना, 3 एम्पियर। जरा बताना इसमें कितनी लेंगे, इन दोनों में कितनी लेंगे करंट, 5 एम्पियर। और अगर तीनों वायर ले लें, थ्रेड कर लें, तो कितनी लेंगे, 4 एम्पियर। 3 + 2 5 और -1, समझ गए ना, क्योंकि ये डाउनवर्ड है और 2 अपवर्ड है। आप आई नेट का मतलब समझ गए होंगे। इसमें जो आई नेट लगाएंगे वो कितना आ रही है, 4 एम्पियर। इस डायरेक्शन नहीं है, इसमें लिखा जाएगा, करंट में जो है वो नहीं होता है, करंट में स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ देखें 3 + 2, इसमें 5 एम्पियर लेंगे, इस वाले लूप में कितने लेंगे करंट, 2 एम्पियर, इसमें कितनी लेंगे, 3 एम्पियर। आप समझ गए होंगे आई नेट का मतलब, समझ गए ना। तो छोटे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना कि टोटल करंट जो इनक्लोज्ड लेंगे वो आप आई नेट लेंगे। आप नोट कर रहे क्या कि वहां से उनसे लेंगे, अभी कर रहे तो ये बनाओ ना, कम से कम ये तो बना ही लो कि आई नेट इसमें 4 एम्पियर, तो ध्यान रहे ये गॉस लॉ था आपने लिखा था, वो सरफेस इंटीग्रल और ये लाइन इंटीग्रल। तुम में से हमें आप कोई बता सकता है कि जैसे ये B.dl है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी था एक E.dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन सी, एक मिनट यहाँ देखें, हम पूछ रहे कुछ, E.dl कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे E डॉट, जरा मुझे यहाँ गॉस लॉ लिखा था, क्या था, E.ds कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फ्लक्स है, ठीक है ना। अभिजीत समझना बात को जरा, गॉस लॉ में जो E.ds है वो फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। E.dl क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताओ, E.dl क्या रिप्रेजेंट, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा चलो छोड़ो, ऐसे बता दोगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या है, जल्दी बोलो ना, डिफिनीशन बताओ ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो बताओ ना। ये डीएल है, अब एफ इंटू डीएल क्या होगा, हमें बढ़ाने, अब बताने दो ना मुझे, एफ डॉट डीएल क्या होगा, वर्क डन। अब तो पूरा बता देना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है, समझ गए ना। और क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल, ध्यान रखना, हम बता चुके हैं पहले भी, और वो तो तुमने बाद में बताया, जब बताने लगे तो उसमें और भी सुनने का लो वीडियो में, तो है। यहाँ देखो जरा, अगर अब मुझे इसकी वैल्यू बता दो क्या है इलेक्ट्रोस्टैट में, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या है इलेक्ट्रोस्टैट में। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं, जहां से स्टार्ट हुए फिर उसी पॉइंट पर आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इसकी वैल्यू 0 है, हाँ लूप हो गया ना, तो जहां से स्टार्ट हुए वहीं से क्लोज्ड हो गए। हाँ कंजर्वेटिव होता ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं है, जनरल चीज है, मालूम होना चाहिए आपको। ये B.dl है, वो E.dl, वो क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ये क्वांटिटी 0 नहीं है, और ना ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट नहीं करती है। लिखो नीचे, नोट करो, जिनको नहीं मालूम है वो ये ध्यान रखें कि ये इन इलेक्ट्रोस्टैट E.dl क्लोज्ड इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है E.dl, क्लोज्ड इंटीग्रेशन होने की वजह से ये 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, समझ गए ना, ठीक है ना। लिखिए नीचे पॉइंट्स इसके कुछ, लिखिए, इट इज एनालॉगस टू गॉस लॉ, सिमिलर है गॉस लॉ के, इट इज एनालॉगस टू गॉस लॉ, सिमिलर या एनालॉगस लिख दो, ANALOGUS, ANAGUS, एनालॉगस टू गॉस लॉ। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इन इलेक्ट्रोस्टैट E.dl is equal to delta V is equal to 0. In electrostat, E.dl is equal to delta V is equal to 0.
अगर किसी को नाम नहीं तो पीडी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, क्लोज्ड में ही जीरो होगा, अदरवाइज पोटेंशियल जो भी हो। हाँ, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पीडी लिख दिया पोटेंशियल। हाँ बताओ। अरे स्पार्किंग इसलिए होता है, जैसे मान लो किसी में यहाँ पर पॉजिटिव है चार्ज, ठीक है ना, तो आसपास की एयर जो है वो आयनाइज्ड हो जाती है, उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो प्लस और माइनस आपस में जब आएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। टिप पर होता है क्योंकि वहां पर चार्ज ज़्यादा कलेक्ट होता है, ज़्यादा कलेक्ट होता है। हमने एक फार्मूला लिखाया था कि सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रो, इसमें देखें पोटेंशियल के लेक्चर में, ठीक है ना, जहाँ पर कर्वेचर कम होगा, इसीलिए वो बिल्डिंग में लगाए जाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, वहाँ कर्वेचर कम होता है, ठीक है ना, कि जहाँ रेडियस कम होगी वहाँ पर चार्ज ज़्यादा कलेक्ट होगा, इसलिए होती है वहाँ पर, ठीक है ना। चलो ये आगे बढ़ाएं, इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड चीज़ है। देखो सेकंड पॉइंट में लिखो, आपने लिख लिया ना, इन इलेक्ट्रोस्टेट ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, लिखो इट रिप्रेजेंट सम फिजिकल क्वांटिटी, मेरा मतलब ई डॉट डी एल से है, इट रिप्रेजेंट्स सम फिजिकल क्वांटिटी बट सम फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी? पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये लिखे हैं लेफ्ट साइड इसकी बी डॉट डी एल, ये और क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। अरे नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस होता है, ये डी एल है, वो सरफेस इंटीग्रल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा, इधर देखो बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स होगा। है क्लोज्ड में नहीं, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी फ्लक्स में, आप गॉस लॉ भूल रहे हैं, गॉस लॉ क्लोज है लेकिन फ्लक्स नहीं है जरूरी क्लोज्ड हो। अरे फ्लक्स तो किसी भी सरफेस के लिए हो सकता है यार, ठीक है ना, एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी बी डॉट डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है, समझ गए ना बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखें थर्ड, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस रिजल्ट इज, ये बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है पॉइंट, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ shape and size of, this result is independent of shape and size of the closed curve and closing current, this result is independent of shape and size of the closed curve and closing current। इसका मतलब है कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, हाँ आप चाहें ऐसे बनाएं कर्व और चाहें आप ऐसे बना लें, कोई मतलब नहीं है, दोनों पर वैलिड है। लेकिन आपको गॉस लॉ से याद है ना, गॉस लॉ भी क्लोज सरफेस पर वैलिड था, चाहे जैसा सरफेस बनाए, लेकिन यूजफुल नहीं था। यूजफुल मतलब हमें इस फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड का हम कुछ कंडीशन में कैलकुलेशन करते हैं, आप समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे गॉस लॉ में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो जब ही निकले कि जब सिमेट्रिकल आपका ये सर, समझ गए ना, वैलिड सब पर है ये। हाँ इसमें करंट है अंदर, मतलब जो है यहाँ करंट है, जो भी है अंदर करंट होगी। यहाँ पर सर जो बनेगा वो अभी आपको डेरिवेशन में देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा एक पॉइंट आप चेक कर लें, हम रफली आपको बता दे रहे हैं, आपको डेरिवेशन में भी वो चीज़ बड़ा काम आएगी। देखो जरा, जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ बना ले रहे, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ देखें ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। आप लोगों ने बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, हमने राइट हैंड वो बना रखा है,
उसको हटाओ जल्दी पीछे, उधर रखो, नोट्स मत देखो। ये बनाना ना, इसको लिख रहे हो ना, हटाओ जल्दी हटाओ। दो कितना फिट बताया था? 6 फीट की डिस्टेंस, नहीं तो मेंटली जो है ना डिस्टर्ब करता है। हाँ हाँ, चलो इधर देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो इधर, आपको ध्यान है हमने राइट हैंड थंब रूल बताया था। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। अब जी ये डॉटेड लाइन क्या शो करती है? डार्क और डॉटेड क्यों बनाया? हाँ, ये अंदर है और ये बोर्ड के बाहर है, ठीक है। इसमें जरा बताना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉक की एंटी क्लॉक? ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखें, ये देखो करंट ऊपर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ बताना, डीएल हम ले रहे हैं इसी के ऊपर, डीएल का डायरेक्शन भी यही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बी डॉट डीएल, इसकी जरा लेफ्ट हैंड साइड मुझे बताना, ओपन कर रहे हैं जरा, बताओ बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है। जरा बताना, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा ना, कितना होगा? ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। बोलो क्या फार्मूला था? बी पहले हम बाहर कर रहे हैं, पहले तो थीटा बताओ अभिजीत कितना है? 0। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल, मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट और डीएल भी टेंजेंट, ओके। थीटा 0, तो cos 0 1 हो गया, डीएल बचा अंदर। जरा बी का फार्मूला बता दो कितना था? हाँ बोलो। म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो पहले बोल दिया जाए 2i, आर यहाँ डिस्टेंस चलो ले रहे हैं, ये ले लो आर। अब डीएल बोलो, इंटीग्रेशन कितना होगा? डीएल मतलब स्मॉल पार्ट सम करते जाओ, 2 पाई आर, क्या हो गया मिक्स। हमने तो डेरिवेशन ले लिया उससे, गॉस लॉ से, गॉस लॉ से किया था ना मैग्नेटिक फील्ड का, है अभिजीत? तो जरा कैंसिल करके बताओ अभिजीत क्या आया यहाँ पर? 4 पाई रह गया, ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? आई आ गई राइट हैंड साइड, समझ गए ना। तो इन्होंने क्या करते हैं कि गॉस लॉ की हेल्प से इसको ड्राइव करा जाता है। अरे यार गॉस लॉ यहाँ ये फार्मूला नहीं तुमने लगा दिया, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i ओवर आर, इसका डेरिवेशन जो है वो इसी फार्मूले से सिलेबस में है। आपने गॉस लॉ से निकाल रखा है इसको, हमने आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं। अरे गॉस लॉ से आपने वो जो फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर था ना, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 था, थीटा 1 थीटा 2। अरे ये नहीं है, लेकिन उसका यूज कर रहे हैं, वहां से फार्मूला ले रहे हैं, उनके रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, बात समझ गए? उसी से डेरिवेशन होगा। आपको बताएं, जब गॉस लॉ का हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें मालूम किसका यूज करते हैं? कूलम्स लॉ का। वैसे यहाँ पर भी है, हाँ वैसे ये भी है, बिना गॉस लॉ की हेल्प से ये ड्राइव नहीं होगा। आप समझ गए ना। ये बहुत हमने आपको थ्योरी नहीं लिखाई, क्योंकि ये बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन आप समझ लें कि ये वैलिड है। बात समझ गए ना? 2-3 लाइनों में आप समझ गए होंगे बात। मैग्नेटिक, यही मैग्नेटिक फील्ड फिर आप कैलकुलेट करेंगे हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ से, ठीक है ना। अभी आप समझ गए, ये वेरीफाई हो गया, ये राइट हैंड साइड आ गई, ये आ गई राइट हैंड साइड, समझ गए ना बात को। अब यहाँ एक बात समझ लें आप, हमने ये जो लूप बनाया है, गॉस लॉ में सरफेस को क्या बोलते थे? गॉसियन सरफेस। यहाँ पर बोलते हैं एम्पीरियन लूप, एम्पियर के नाम से। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है ना, उन्हीं के, जैसे गॉस के नाम से गॉसियन सरफेस है, और वैसे एम्पीरियन लूप बोल दिया गया हुआ। जरा यहाँ देखें, ठीक, ये हमने जो लूप बनाया है ये बिल्कुल सर्कुलर लिया है। अभी नहीं लिखे हैं आप, नहीं लिखे हैं अभी, यहाँ बात समझें। ये जो हमने लूप बनाया है ये एग्जैक्ट सर्कुलर लिया है ना। ये सर्कुलर इसलिए है, अब जी जरा बात को समझना ठीक से, ये सर्कुलर इसलिए है क्योंकि हमने बी को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिया है।
लिया है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, और आर डिस्टेंस पर सभी जगह मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, यानी इक्वल होगा। जैसे ये वायर है, ऐसे करंट जा रही है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक सर्किल बना लो, हर जगह डिस्टेंस आर है। ओके, समझ में आ रही ना बात। तो हर जगह मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल, और तभी यहाँ वैल्यू डाल पाएंगे। अब जरा इसका रिवर्स समझो, अगर आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अभी करेंगे डेरिवेशन इसका, अब जी जरा ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक, तो हमें सर्कुलर लूप ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो हर पॉइंट पर मैं, आप मान लो आपने ये बना दिया, चलो बना ले रहे, ये बना दिया, चलो एक लूप बना लिया ऐसे करके, अब इसमें तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, डिफरेंट होने की वजह से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वो नहीं निकल सकती है, आप समझ गए ना, जैसे गॉस लॉ में नहीं निकल सकती है। तो क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलो, जो एम्पीरियन गॉस लॉ सभी पर वैलिड है, चाहे सिमेट्रिकल लूप हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, लेकिन यूजफुल नहीं है। यूजफुल कब है, जल्दी बोलो, जब सर्कुलर हो, मतलब टेंजेंट हो, थीटा 0 हो, 180, क्या आ रहा है इसमें डॉट प्रोडक्ट में, कॉस थीटा, थीटा 0 हो, 180 हो, 90 हो, चल जाएगा। समझ गए ना बात, चलो। और यानी कि गॉस लॉ सभी पर वैलिड है, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक। यूजफुल जो है वो केवल उसी के लिए है। तो पहला प्रूफ लिखें, प्रूफ ऑफ, ये फार्मूला एम्पियर सर्कुलर लॉ का है भाई, समझ गए ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, हेडिंग डालें, प्रूफ ऑफ, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना, आप बोले एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, एप्लीकेशन ऑफ, एक अब जी लिखें जल्दी, जब लिख रहे हो तो लिखो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, जल्दी नोट करें, लिखें एम्पियर सर्कुलर लॉ इज ए सिंपल टूल, एम्पियर सर्कुलर लॉ, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, हेडिंग डालें, उसमें लिखा है एम्पियर सर्कुलर लॉ इज ए सिंपल टूल फॉर कैलकुलेटिंग, सिंपल टूल फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड at a point, field at a point due to current, लिखा, we shall have to choose, we shall have to choose a closed curve or loop, closed curve or loop, curve or loop, curve, curve, or loop, or लूप या कर्व चूज करें, सच दैट either theta 0 or 180, either theta 0 or 180, और 90 भी लिख लें, और 90, क्योंकि 90 पर वो पार्ट आपका 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब हेडिंग डालें, डेरिवेशन पहला करा रहे हैं, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट magnetic field due to infinite long straight current carrying conductor, magnetic field due to infinite long straight current carrying conductor, अरे वही है, उसका डिराइव करना है, अभी डिराइव कहाँ किया तुमने, उससे हमने तुम्हें जो फार्मूला बताया था उसका आपने उसमें थीटा 90 और वो डाल के निकाला था, ठीक है ना, ये इसी से सिलेबस में है, बोर्ड में ड्राइव करने का। डायग्राम बनाएं आप फटाफट,
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये हमने जैसे ये लूप बना दिया, बिल्कुल सर्कुलर लूप बनाना। ये मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने इसमें बता दिया कि एंटी क्लॉक होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पर एक जो बोर्ड में इनसाइड जा रहा है, यहाँ पर एक डीएल ले लिया एलिमेंट, डीएल, इसमें टेंजेंट डाल दें, डीएल का डायरेक्शन भी इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा। ये डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन है। क्या चीज़? नहीं, ये हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया डीएल, रेक्टेंगल नहीं है ये, जो हमने ये लूप बनाया ना इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया छोटा सा ये, ठीक है ना। इस स्मॉल पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन है कि आउट है? ये इनफाइनाइट आप बोल दें, यहाँ पर किधर है? इन है। ये एक्स वाई वायर ले लिया, ये डॉट डॉट का मीनिंग इनफाइनाइट हो गया, ठीक। इनफाइनाइट वायर ही सिलेबस में है, आपने डायग्राम बना लिया हो तो नोट करें। बना लिया? देखें, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर laying in the plane of paper, laying in the plane of paper, laying in the plane of paper, I be the current flowing through the wire, I be the plane of paper, I be the current flowing through the wire, magnetic field is produced, which magnetic field is produced which has the same magnitude, which has the same magnitude, magnetic field is produced which has the same magnitude at all points that are at the same distance, that are at the same distance from the wire. डिस्टेंस के ब्रैकेट में स्मॉल आर लिख दें, या ऊपर लिख दो नोट कर स्मॉल आर, हमने डायग्राम में बना दी स्मॉल आर, हमने बना दिया डायग्राम में। लिखा? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हैज द सिलिंड्रिकल सिमेट्री, मैग्नेटिक फील्ड हैज द सिलिंड्रिकल सिमेट्री अराउंड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड हैज cylindrical symmetry around the wire, around the wire, angle between the wire, angle between magnetic field and dl is 0, angle between magnetic field and dl, डीएल पर वेक्टर लगा देना, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखा हो तो लगाएं वेक्टर, नहीं तो नहीं। इज 0, आप थीटा समझ गए ना, 0 है। हाँ, कैपिटल बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उस पर वेक्टर लगा दें अगर, हाँ भाई यहाँ नहीं लगाया है, देखो ना बी के ऊपर वेक्टर लगाया, ठीक है ना। आप नेक्स्ट लाइन में लिखें बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, बोलो क्या है एम्पियर सर्कुटल लॉ? आप ऊपर लिख चुके हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आई हमने नेट लिख दिया, कहीं कहीं इनक्लोज लिखते हैं, कहीं नेट, या ना भी लिखो तो कोई बात नहीं,
यहाँ हमने नहीं लिखा। इनमें हमेशा लिखते समय वेक्टर जरूर लगाएं, डॉट जरूर लगाएं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन जरूर लें। ठीक है ना अभिजीत? तो थीटा 0 है यहाँ पर, ओपन कर दो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। थीटा को, हाँ अभिजीत, बी को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेना है। क्यों ले रहे हैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, आर डिस्टेंस पर इक्वल होगा। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम डीएल की, cos 0 1 हो जाएगा, और डीएल की वहां पर नोट कर दें। वैसे डीएल 2 पाई आ रहा है, आपको मालूम है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होगा यहाँ पर 2 पाई आर, यहाँ लिख देना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक लिखा है अभिजीत? चलो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल लिख दिया। यहाँ देखो ध्यान से, बी डीएल की जगह 2 पाई आर लिखें, ये म्यू नॉट आई हो गया। ये ऊपर नोट कर लिया फार्मूला आपने? ठीक है, क्या है, नोट नहीं किया है? अरे तो बी डॉट डी एल लिख के उसमें अगली नेक्स्ट लाइन थीटा लिख दो, कॉस थीटा, और नोट कर दें वहां पर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओवर आर। ये फार्मूला अभिजीत वही है जो हमने बायो सेवर्ट लॉ में थीटा 1 थीटा 2 90 डाल के निकाला था। अरे इनफाइनाइट के न्यूमेरिकल लगाए हैं बहुत सारे, भूल गए? फार्मूला में चेंज है कि वही है? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया था वहाँ, और 2 आई ओवर आर, तो ये दोनों एक ही हैं। हाँ, वो सब पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, बस डेरिवेशन इसी का है। ठीक है, देखो वायर इनफाइनाइट है, आप समझ लें, इधर भी इनफाइनाइट गया, यहाँ भी इनफाइनाइट। कोई फाइनाइट वायर होगा, अगर सामने होगा तो 0 होगा। वो सब चीजें आप बायो सेवर्ट लॉ में कर चुके हैं। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आप उसी से अपना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो ये डेरिवेशन है बोर्ड सिलेबस में। ठीक है ना? बायो सेवर्ट लॉ से केवल 2 डेरिवेशन सिलेबस में थे। कौन कौन से? एक सर्कुलर का सेंटर पर और दूसरा सर्कुलर के एक्सिस पर। ठीक है ना? 2 डेरिवेशन थे। ये तीसरा अब आया है, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ से है। नहीं, और हैं आगे, और बायो सेवर्ट से बता रहे 2 थे, अब एम्पियर सर्कुलर लॉ से 3 डेरिवेशन है सिलेबस में। हाँ, अब ये लिख लिया, इसके बाद ये नोट करें ऊपर फार्मूला। तुम्हारी मर्जी है, 2 मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो ऊपर नीचे, नहीं तो ये रख लो, दोनों से काम चलेगा। कोई भी फार्मूला लर्न रखें, बस ध्यान रखें सारे पॉइंट स्ट्रेट वायर के वही होंगे जो हमने आपको बायो सेवर्ट लॉ में नोट कराए थे। ध्यान है ना पॉइंट्स? आप नेक्स्ट हेडिंग डालें जल्दी, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जो है ब्रैकेट में लिख दें। हाँ, ब्रैकेट में लिख दें, ब्रैकेट में लिख दो स्ट्रेट। ये स्ट्रेट सोलेनॉइड, बात नहीं करें, ये स्ट्रेट सोलेनॉइड है। जनरली सोलेनॉइड ये है, पेपर को आप ऐसे फोल्ड करें और इसके ऊपर बाइंडिंग कर दें, 9th-10th में भी पढ़ रखा है ऐसे, उसमें करंट फ्लो कराएं। हाँ, कॉपर वायर की बाइंडिंग करें, उसमें करंट फ्लो कराएं, तो आपको मालूम है, जैसे ध्यान दें इस बात पर, एक बाइंडिंग की आपने, करंट फ्लो कराई, उधर से मान लो एंटी क्लॉक है तो इधर नॉर्थ बना, दूसरी तरफ साउथ, ऐसे बहुत सारे वायर बाइंडिंग करते जाएं, सब में इधर नॉर्थ साउथ, अंदर के नॉर्थ साउथ कैंसिल हो गए और नेट इस तरफ नॉर्थ हो गया, इस तरफ साउथ। ये मैग्नेट का काम करता है। इंडक्शन अलग चीज होती है, ये हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम,
हम मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर से, वो चैप्टर आगे है हमारा। वो नहीं ले, अभी यहाँ इसी पर रहे। यहाँ देखें, इसको अगर थ्रेड से आप सस्पेंडेड कर दें तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। आप समझ गए ना बात? लिखे नीचे, ठीक है। इफ मैनी टर्न्स ऑफ, स्ट्रेट है, सीधा है। दूसरा टोराइड होता है जो कि सर्कुलर में है। देखें, इफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड वायर, if many turns of an insulated wire are wound around a cylindrical plastic tube, cylindrical plastic tube, अरे इंसुलेटेड होनी चाहिए, पेपर ले लो या प्लास्टिक ट्यूब, और करके पेपर लिख सकते हो, नहीं बाद में बताएंगे। प्लास्टिक ट्यूब हैविंग लेंथ मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, डायमीटर कम। हैविंग लेंथ मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, द रिजल्टिंग कॉइल इज कॉल्ड solenoid. The resulting coil is called solenoid. लिखा देखो, हम सोलेनॉइड से रिलेटेड कुछ थ्योरी बता रहे हैं, वो बुक्स में अवेलेबल नहीं है, समझ गए ना? तो वहाँ पर बात आप समझने की कोशिश करें, और ज़्यादा हम उसको लिखाएंगे भी नहीं, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए, ये हमने एक सोलेनॉइड का, नहीं तो आप जब डेरिवेशन करेंगे तो बहुत सारे वहाँ क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखिए, जैसे ये है कोई, ये हमने बताया था ऐसे था सोलेनॉइड, अब अभी बना लेना डायग्राम, सीधा है, स्ट्रेट है, ठीक। इधर देखो, इसमें जब बाइंडिंग करेंगे ऐसे, वो स्ट्रेट ही बोलते हैं इसको। टोराइड का मतलब होता है इसको साइकिल के ट्यूब की तरह, हम बता रहे साइकिल के ट्यूब की तरह। आप उसको आगे पढ़ेंगे ना, तो ये सीधा है तो स्ट्रेट है, समझे जरा। जब इस पर वाइंडिंग कर देंगे, वाइंडिंग करने के बाद यहाँ से क्रॉस सेक्शन करो, कट, इधर से कट मारो सीधे ऐसे, वो यहाँ पेपर पर आपके वाइट बोर्ड में बनाया गया है, समझने की कोशिश करें। ये उसका इंटरसेक्शन है, कट है, हाँ नहीं, हाँ समझ सकते हैं, लेकिन हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक। यहाँ ध्यान दें, हम वाइंडिंग को ये दिखा रहे हैं, इसमें कैसा भी डायरेक्शन ले लें, अगर हमने इसको डॉट दिखाया, यहाँ क्रॉस दिखाया, तो मेरी तरफ से वाइंडिंग क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? क्रॉस का मतलब मेरे साइड से, मेरी ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, ऐसे इधर से क्लॉकवाइज, तो यहाँ साउथ बनेगा, ठीक है ना। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ, तो यही बनाना है। यहाँ नॉर्थ, ये क्रॉस, ये डॉट, बस 3 वो दिखाए हमने वायर के क्रॉस सेक्शन। आप लोगों के ये समझ में आ गया जो हमने बनाया है डायग्राम। हम फिर यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे ये है यहाँ पर, ये आधा बोर्ड के अंदर है आधा बाहर, इसको यहाँ से कट मार दो, तो जो बाइंडिंग आप कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे जो बाइंडिंग कर रहे हैं, यहाँ देखो जरा बाइंडिंग, इस पॉइंट पर किधर है? आउट, यहाँ किधर है? इन। हमारे फिंगर की तरफ से देखें, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ से आउट, आउट की वजह से यहाँ डॉट लगाया और इधर से आके इन, तो यहाँ पर क्रॉस लगाया, समझ गए ना। ऐसे जो एक वायर की जब बाइंडिंग करेंगे, उसमें इस तरफ साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, अंदर वाले सभी कैंसिल होंगे, इस तरफ साउथ हो जाएगा नेट और इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक, अब जरा समझें जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आपको। ये जो हमने डॉट लगाया है आपको, ठीक, इसमें अब केवल इसको देखें आप, जो ये डॉट लगा हुआ है,
इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर सर्कुलर बनेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर किधर जा रहा है, आउटसाइड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्लॉक होगा कि एंटी क्लॉक, बस एक वाइंडिंग और एक और दिखा दे रहे हैं, एक ये दिखा रहे हैं, ये हम ड्यू टू वायर ये ले रहे हैं केवल, इससे नहीं ले रहे हैं, नहीं तो वहां भी सर्किल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये करंट बाहर को, ये ठीक है, तो सामने से आपका ये एंटी क्लॉक, ओके, ये बना, ये क्या चीज है यहाँ पर, डॉट करंट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए ना। ये क्या है, क्रॉस। अब हम इसको कलर जरा चेंज कर लें, इससे बताओ जरा, इसके ड्यू टू हमने ये बनाया एक, और एक और बना रहे हैं, ठीक, जरा देखें इससे किधर बनेगा, इससे क्लॉकवाइज, चलो है, हम वेरीफाई कर दें, ये देखो थंब के डायरेक्शन में करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, आगे बात समझ में। बायो-सेवर्ट लॉ के पहले ही लेक्चर में हमने उसको बनाया था ये। अब जरा ध्यान दें मेरी बात पर, अंदर जो ये फील्ड बन रहा है ये वाला, यहाँ इसके ड्यू टू फील्ड और इसके ड्यू टू फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम है, अपोजिट नहीं है, इसका एरो इधर है और इसका भी एरो इधर है, यहाँ देखें ध्यान से, अरे वो एंटी क्लॉक है, अंदर आके डायरेक्शन सेम हो गया है, अरे यार एरो ये बना तो है, ये एरो और ये एरो देखो ना इधर को है, टेंजेंट सेम डायरेक्शन में आएगा, समझ में आ रही बात। अब जरा एक बात और बताओ, इसका मतलब, अरे ठीक है, हम सोलेनाइड के इनसाइड की बात कर रहे हैं, हम कोई वर्टिकल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनसाइड की बात और आउटसाइड देखेंगे बस, आप समझ रहे हैं ना। देखो जरा इधर, ये इनसाइड है, यहाँ डायरेक्शन दोनों के फील्ड के ऐड हो रहे हैं, वेक्टर सम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। दूसरी बात समझें जरा, पहले समझ लें बाद में आप बना लेना। देखें इधर, इस पॉइंट पर एक साइड चेक कर लो, ये इधर या इधर, इसके ड्यू टू फील्ड इधर है, ठीक, इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, डिस्टेंस है, ठीक। जरा देखें, हम इसके ड्यू टू यहाँ पर बना रहे हैं बाहर, जरा देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाएगा, ये बनाया, इसके ड्यू टू इधर किधर आ रहा, ये रेड कलर का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस वाले वायर के ड्यू टू क्लॉकवाइज है और इस वाले वायर के ड्यू टू एंटी क्लॉक है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट का मतलब फील्ड कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है ना, फील्ड लेकिन कम हो जाएगा, इतनी बात समझ गए। यानी कि इनसाइड फील्ड स्ट्रांग होता है और आउटसाइड फील्ड वीक होता है, एक बात। दूसरी बात समझें जरा, इस पॉइंट पर चेक करो, बीच के पॉइंट पर, इन दोनों वायर के बीच में, यहाँ पर देखना करंट किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, ये आ रहा है ऐसे, ठीक। अब हम इसके ड्यू टू फील्ड लाइन बना रहे हैं, ये बनाई हमने लाइन, ठीक, इधर होगा, अभी आपने बनाया एंटी क्लॉक, जरा बीच में ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन अप है और इसका डायरेक्शन डाउन है, क्या हुआ, दोनों कैंसिल, कैंसिल होने का मतलब यहाँ पर फील्ड वीक हो गया, कम हो जाएगा, ठीक। अरे इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, इक्वल, दो वेक्टर इक्वल जब जीरो होते हैं जब वो एग्जैक्ट 180 डिग्री पर हो, उसकी गारंटी यहाँ नहीं हर जगह है, बीच में तो होगा जस्ट, लेकिन इधर उधर नहीं होगा। अब मेरी बात सुने ध्यान से, बात सुने, इस तरह से अगर हम वाइंडिंग को बढ़ाते चले जाएं, इंक्रीज करते जाएं, वाइंडिंग को टाइट करते जाएं, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करते जाएं, तो अंदर फील्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा और बाहर फील्ड वीक होता जाएगा, ठीक। हम आइडियल केस में अगर सोलेनाइड को इनफाइनाइट कर दें, हमारा डेरिवेशन इनफाइनाइट सोलेनाइड के लिए है, अगर हम सोलेनाइड को इनफाइनाइट कर दें तो बाहर फील्ड जीरो और अंदर फील्ड बनेगा स्ट्रांग, वो फील्ड कुछ इस तरह का, एक मिनट हम बना दें उसके बाद, ये फील्ड कुछ इस तरह का, ये हमने वाइंडिंग बनाई थी, ये डॉट और बोलो ये क्रॉस,
आपने चेक कर लिया, ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ से लाइनें निकलेंगी यहाँ साउथ पर, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ टू नॉर्थ, क्लोज्ड। एक लाइन और बना ले रहे नीचे से, यहाँ से लाइन आएंगी, लेकिन यहाँ पर फील्ड नियरली, यहाँ जीरो होगा, यहाँ फील्ड नियरली जीरो होगा, और बीच में फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर इनफाइनाइट सॉलिनॉइड, देखो इनफाइनाइट प्रैक्टिकल होता नहीं है, ठीक है। जब ये न्यूमेरिकल लगाते हैं, जैसे उन्होंने डायमीटर लिया 1 मिलीमीटर, लेंथ ले ली 1 मीटर, तो उसे मान लेते हैं इनफाइनाइट और फार्मूला लगा देते हैं। आपके समझ में आ गई बात। बायो-सेवर्ट लॉ से फाइनाइट सोलेनॉइड का डेरिवेशन किया जाता है, क्योंकि वहां गॉस लॉ से, सॉरी, बायो-सेवर्ट लॉ से ड्राइव हो जाता है। आप समझ गए ना। लेकिन हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से केवल इनफाइनाइट सोलेनॉइड का ही डेरिवेशन पॉसिबल है। बात समझ गए क्यों? थीटा 0, 180 और 90 चाहिए, जैसा कि गॉस लॉ में था। समझ गए ना। जरा नीचे नोट करो, डायग्राम आप बाद में बनाएं। हाँ, वो जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बाद में बनाएं, हम नोट कर रहे हैं वो पहले लिख लें। लिखिए द टेंडेंसी, हम वीडियो क्लोज करना चाह रहे हैं इसलिए आप थ्योरी लिखने पहले देखें। द टेंडेंसी टू हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड, द टेंडेंसी टू हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, हाँ नीचे लिख दें। द टेंडेंसी टू हैव, डायग्राम के बाद लिखना, द टेंडेंसी टू हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। हाँ, अरे कहीं भी लिख दो यार, कोई फर्क नहीं है। लिखो, हम डायग्राम से रिलेटेड, जो हमने डायग्राम को डिस्कस किया है, हम उससे रिलेटेड लिखाना चाह रहे हैं। लिखें द टेंडेंसी टू हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड becomes more and more effective as the solenoid is more and more effective as the solenoid is more and more tightly wound. Solenoid is more and more tightly wound and length of solenoid is increased. इसी में लिखें, नोट करें। Hence magnetic field within the solenoid is uniform and parallel to the axis of solenoid, ठीक है। अब जब हम कल डेरिवेशन करेंगे सोलेनॉइड का, तो हम डायरेक्ट आउटसाइड जीरो लेंगे और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। हमने एक पॉइंट पूछना चाह रहा है, आप लोगों ने मेरे से पूछा नहीं। जब हमने स्ट्रेट वायर लिया था, इधर देखें, ये स्ट्रेट वायर, तो हमने इसमें बताया था कि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। वो क्यों है? ये तो सर्कुलर बन रहा है, ऐसे सर्कुलर सेम बनते चले जाएंगे, क्योंकि वायर कैसा है? इनफाइनाइट। आप सिलेंडर क्या है, उसको स्लाइस कट कर दो तो क्या बनेंगे? बहुत सारे सर्किल बनेंगे। ये सर्किल, फिर इसके ऊपर सर्किल, फिर ऊपर सर्किल। ये इनफाइनाइट वायर है, इसके आर डिस्टेंस पर अगर 3D में ये बनाते जाएं तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। इसलिए सिलिंड्रिकल सिमेट्री वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। क्लोज कर दें आज का लेक्चर।